नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की पहले आप 2 किस्तें सुन चुके हैं, अब तीसरी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरी राइफल की रेंज से निकलने से पहले 2 मजीद रूहें अपने फ़ानी जिस्म से रूट कर महवे परवास हो चुकी थीं। वो सरपट मोड़ की तरफ भागते जा रहे थे। मुसलसल अपने साथियों को लाशों में तब्दील होता देखकर उनके सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो चुकी थीं। जबकि मेरा हौसला आसमान को छू रहा था, उनके आउट ऑफ रेंज होते ही मैं सिरात से नीचे उतरा और दरख्तों की आड़ लेकर वापस चल पड़ा। आम लिबास के ऊपर पहना गिली सूट गो चलने में रुकावट पैदा कर रहा था, मगर छुपाव के लिए बहुत ज़रूरी था। गिली स्कॉटलैंड में इस्तेमाल होने वाली एक इस्तिलाह है जो एक ज़माने में उन खास दारोगों के लिए इस्तेमाल होती थी जो अपने बादशाह की ज़मीनों में नाजायज़ तौर पर शिकार खेलने वालों से हिफाजत करते थे। उसके साथ साथ गिली घास में मुकम्मल तौर पर छुप कर बिला हरकत पड़े रहते थे और हिरन का इंतज़ार करते। मुनासिब वक्त आने पर कूद पड़ते और उसे हाथों से दबोच लेते। फिर बादशाह के हजूर पेश होकर हिरन का तोहफा देते और इनाम इकराम से नवाजे जाते। छुपाऊ तलबीस के उसी असूल को मद्देनजर रखते हुए आजकल के दौर में स्नाइपर अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। आज के जदीद दौर में गिली सूट ने इतनी तरक्की कर ली है कि मुख्तलिफ ममालिक आला दर्जे के गिली सूट तैयार कर रहे हैं जो हर इलाके में इस्तेमाल हो सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के स्नाइपर यही गिली सूट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गिली सूट उतारे बगैर चलता गया। वहां से मैं जितना जल्द गायब हो जाता उतना बेहतर था। जल्द ही दुश्मन ने इस इलाके को घेरे में ले लेना था। पकड़े जाने की सूरत में इन्होंने मेरे साथ जो करना था उसका अंदाज़ा लगाने के लिए किसी अकल बिना की जरूरत नहीं थी। मैंने चश्मे वाला रास्ता ही इख्तियार किया था। चश्मे के करीब रुक कर मैंने सैर होकर पानी पिया और वाटर बोतल भरकर आगे बढ़ गया। चश्मे से फरलांग भर आगे जाकर उतराई शुरू हो जाती थी। उतराई शुरू होते ही मेरी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ गई। चूंकि मैं बाकायदा किसी रास्ते पर नहीं जा रहा था, इसलिए समत की दुरुस्ती के लिए मैं गाहे बगाहे कंपास पर नजर डाल लेता था। ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर मैंने 3 किलोमीटर का फासला तय किया और एक खुश नाले के करीब पहुंच गया। नाले के दरमियान बारिशी पानी के गुजरने की वजह से रेत उबर आई थी और साथ में छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। झाड़ियां वगैरह नाले के किनारे पर मौजूद थीं। दरमियानी इलाका साफ था। नाले की चौड़ाई 50-60 गज के बकदर थी। वहां से 700-800 गज फासले पर मौजूद टिकरी पर इंडियन आर्मी के एक सेक्टर का बेस मौजूद था, जहां से नाले का ये दरमियानी हिस्सा आसानी से देखा जा सकता था। झाड़ियों के अंदर लेटकर मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। बेस पर गैर मामूली चहल पहल देखते ही मुझे यकीन हो गया कि इन तक ब्रिगेडियर प्रकाश के हलाक होने की खबर पहुंच चुकी है। 10 आदमियों का एक दस्ता मुझे बेस से नीचे उतरकर नाले की समत आता दिखाई दिया। यकीनन जाए वकुआ की जानिब रवाना थे। तमाम के तमाम हथियारों से लैस थे। वो नाले में उतरकर मेरी जानिब बढ़ने लगे। उनके पीछे एक और दस्ता था जो नाले में आने की बजाय सीधे रास्ते पर चलते हुए वकुआ की जानिब बढ़ता गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं तेज रफ्तारी से चलते हुए उस जगह पहुंच गया था, वरना यकीनन इनसे रास्ते में मुठभेड़ होती और ऐसी सूरत में मेरा मारा जाना या पकड़ा जाना यकीनी था। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वहीं छुपा रहूं। दूरबीन संभाल पैक में डालकर मैं जल्दी से झाड़ियों के मजीद अंदर खिसक गया। झाड़ी के तने के करीब पहुंचकर मैं बिल्कुल साख्त लेट गया, यूं कि अपने सांस की आवाज़ खुद मुझे भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। जल्द ही उनकी बातों की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। वो पंजाबी और हिंदी दोनों ज़ुबानों में बात कर रहे थे। पंजाबी बोलने वाले शायद सिख थे। उनके करीब आने तक झाड़ी के तने और शाखों पर फिरती हुई चुंटियों ने मेरे बदन पर मटर गश्त शुरू कर दी थी। ऐसी हालत में आम बंदा चुंटियों को बदन से दूर झटकने से बाज नहीं रह सकता, क्योंकि ये बहुत बेदर्दी से काटते हैं। मेरे कान की अकबी जानिब और नाक की जड़ में भी 2 ने बड़े मज़े से दांत गाड़ रखे थे, मगर मैंने पलक तक नहीं झपकी थी। ऐसी हालत में तो स्नाइपर एक बिच्छू को भी खुद से दूर नहीं झटकता। कम से कम 8-10 बंदे होंगे। मेरी समातों से गुजरने वालों का पहला मुकम्मल और वाज़िया फिक्रा यही टकराया था। ज्यादा भी हो सकते हैं। एक दूसरी आवाज़ ने उसकी तरदीद की थी। वो जोड़ियों की सूरत में रवाना थे। अपने हथियार उन्होंने तैयारी हालत में पकड़े हुए थे। एक आदमी नाले की दाएं और दूसरा बाएं समत की निगरानी कर रहा था। यार अच्छा हुआ ब्रिगेडियर प्रकाश से तो जान छूटी। खज्जल खवार कर रखा था बेगैरत ने। ये दूसरी जोड़ी के आदमी की आवाज़ थी। उसके साथी ने जवाब दिया, उसकी तो खैर है, बल्कि मेजर सूरन की मौत भी काबिल बर्दाश्त है, मगर कर्नल जगजीत सिंह बहुत अच्छा इंसान था। घात लगाने वाले बस ब्रिगेडियर प्रकाश के लिए ही आए होंगे। मगर उसकी आवाज़ मौदूम होती गई और तीसरी जोड़ी की आवाज़ मेरी समातों से टकराने लगी। अगर उनकी तादाद वाकई 8-10 है तो हम 10 बंदे उन्हें कैसे रोकेंगे? उसके साथी ने जवाब दिया, दूसरी पार्टी सीधे रास्ते पर जा रही है और बाकी सेक्टर से भी पार्टियां रवाना है।
सारे इलाके का घेराव करके तलाशी ली जाएगी। कमांडोज प्लाटून भी बुलाई जा रही है। चौथी जोड़ी का एक आदमी उन्हीं झाड़ियों में जहां मैं छुपा हुआ था रुकता हुआ बोला, मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब है। उसके साथी ने जवाब दिया, अच्छा जल्दी करो, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम फारिग होकर आ जाना, ठीक है। कहकर वो झाड़ी की आड़ में आकर अपनी पैंट खोलने लगा। आखिरी जोड़ी के एक आदमी ने मुस्कुराकर कहा, सुरेश तेरी पैंट अभी से ढीली हो गई है क्या? उसके दूसरे साथी का कहका उसके साथ शामिल था। सुरेश जवाबन बोला, यार सुबह से पेट खराब है, अब आप लोग मजाक ही उड़ाओगे। वो आगे गुजरते चले गए थे जबकि सुरेश पैंट खोलकर इत्मीनान से बैठ गया। उसका रुख मेरी जानिब था मगर उसकी निगाहें अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा थी। मैं इस वक्त झाड़ियों का हिस्सा बना हुआ था। मेरे बदन का कोई जुज भी गीली सूट से बाहर नहीं था। सर पर रखी हुई टोपी ने पूरे चेहरे को ढांप रखा था। मखसूस स्याह रंग की करीम मैंने पूरे चेहरे पर थोपी हुई थी। स्नाइपर राइफल पर भी मैंने सब्ज रंग के कपड़े की कतरने इस अंदाज से बांधी हुई थी कि सिवाय राइफल के दहाने की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। अचानक फिजा में वायरलेस सेट की आवाज गूंजी। यकीनन सुरेश का वाकी टाकी बोल रहा था, नंबर 5 सेंड योर लोकेशन ओवर, सफेद नाला जंगल मोड़ ओवर। दूसरी आवाज ने अपनी जगह बताई। यकीनन इस नाले का कोड नाम सफेद नाला था। मेरी मौजूदा पोजीशन से वो नाला जनूब की जानिब मुड़ रहा था। नाले की मगरबी तरफ इनका सेक्टर बेस था। बेस के नीचे भी छिदरे छिदरे दरख्त मौजूद थे मगर मशरकी तरफ काफी घने दरख्त फैले हुए थे जो नाले के साथ दूर तक चले गए थे। जनूब की तरफ मुड़ने के बाद नाले की चौड़ाई दुगने से भी ज्यादा हो गई थी और दरख्त बतदरीज जो अब टिकरियों तक फैल गए थे उनमें छेड़ू दियार के बुलंद वाला दरख्तों के साथ साथ झाड़ी नुमा दरख्त भी मौजूद थे। तुंग के सदाबहार दरख्त भी बाकसरत बिखरे हुए थे और इन दरख्तों के जंगल में मैं अपने उस्ताद सादिक को छोड़ गया था। स्नाइपर के नुक्ता नजर से अब ये इलाका महफूज नहीं रहा था मगर अपने साथी को साथ लेना नहायत जरूरी था। अगर हवालदार सादिक वहां छुपा न होता तो यकीनन मैंने नाले में आगे बढ़ जाना था और दुश्मन के इस इलाके को घेरने से पहले मैं कहीं दूर निकल गया होता। अपने साथियों को चौकन्ना होने की हदायत दे दो और तमाम को बता दो कि यहाँ सिर्फ एक बंदे की मौजूदगी के आसार मिले हैं। वो बहुत अच्छा निशानेबाज और मंझा हुआ स्नाइपर है। इस एक ही ने हमारे 8 आदमियों को शहीद कर दिया है, इसलिए एहतियात से काम लो, ओवर। मुसलमानों की देखा देखी दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अपनी जंग में हलाक होने वाले सिपाहियों को शहीद कहने लगे हैं। राजर नंबर 5 ने गोया बात समझ जाने का इकरार किया। किसी भी छोटी से छोटी बात की फौरन इतला देना, कीप लिसनिंग आउट। आकाम देने वाले ने उसे आउट कहते ही दूसरी पार्टी को पुकारना शुरू कर दिया, नंबर 6 सेंड योर लोकेशन ओवर। जवाब मिला, नाला रोड जंक्शन ओवर, कॉपीड मैसेज सेम टू यू। पूरी बात दोहराने की जरूरत उसने इसलिए भी महसूस नहीं की थी कि नंबर 5 से होने वाली गुफ्तगू नंबर 6 भी सुन रहा था। राजर नंबर 6 की तरफ से समझ जाने की इतला मिलने पर वो इसे भी लिसनिंग पर रखकर तीसरी पार्टी से बात करने लगा था। इस मरतबा उसने नंबर 7 पुकारा था मगर नंबर 7 की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यकीनन वो हमसे दूर था। कंट्रोल के मुख्तलिफ पार्टियों को पुकारने की आवाज फिजा में गूंजती रही। गुफ्तगू जारी रही। वो वाकी टाकी सेट की तरफ मुतवज्जा रहा और फिर मिट्टी में रेत भरकर अपनी सफाई करने लगा। पैंट बांधते वक्त उसकी नजर गैर इरादी तौर पर उसी झाड़ी की तरफ उठ रही थी जहां मैं छुपा हुआ था और उसकी बदबख्ती के मैंने उसे चौंकते देख लिया था। मुसलसल इस जानिब घूरने पर उसे मेरी हेत ने चौंका दिया था। यूं भी मैं अफरा तफरी में छुपा था इसलिए झाड़ियां वगैरह अपने ऊपर नहीं डाल सका था। बेल्ट बांधे बगैर वो जमीन पर पड़े अपने हथियार की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसके हथियार संभालने तक मैं ये फैसला कर चुका था कि मुझे क्या करना चाहिए। ठक की आवाज के साथ उसके सर में रोशनदान खुल गया था। वो नीचे गिर कर तड़पने लगा। मैं जल्दी से झाड़ी से बाहर निकला और उसकी लाश को घसीट कर झाड़ी में फेंक दिया। उसका वाकी टाकी सेट मुझे कारआमद लगा। वाकी टाकी सेट मां इजाफी बैटरी उठाकर मैंने पास रख लिया और फिर झाड़ियों की ओट में रहते हुए मैंने उसके जाने वाले साथियों की तरफ निगाह दौड़ाई। वो फरलांग भर आगे निकल गए थे। दूरबीन निकालकर मैंने बेस की तरफ निगाह दौड़ाई। एक आदमी मुझे टहलता हुआ नजर आया। उस जगह से नाला अबूर करने में देखे जाने का सख्त खतरा था। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर बेस की तरफ रवाना हो गया। वाकी टाकी सेट की आवाज कम करके सेट मैंने ऑन रहने दिया था। जल्दी ही सेट से सुरेश को पुकारा जाने लगा, नंबर 5 फॉर निक नेम सुरेश ओवर, नंबर 5 फॉर निक नेम सुरेश ओवर। वो बार बार सुरेश को पुकार रहा था। फिर जैसे ही उसने वक्फा किया सेट से एक दूसरी आवाज बुलंद हुई। वैसे ज्यादातर कारीन तो जानते होंगे मगर जिनका कभी वायरल सेट से वास्ता नहीं पड़ा उनकी इतला के लिए बताता चलूं कि वायरल सेट पर जब एक तरफ से बात हो रही हो तो सुनने वाला बात नहीं कर सकता। यहाँ तक बोलने वाले को ओवर कहकर अगले को मौका देना होता है। इसी जमन में ये भी याद रहे कि कंट्रोल इसको कहते हैं जो किसी जगह मौजूद तमाम पार्टियों को कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल फॉर नंबर 5 ओवर, यस नंबर 5 फॉर कंट्रोल ओवर। वो कंट्रोल को जवाब देने लगा। नंबर 5 निक नेम सुरेश कहाँ गया है और जवाब क्यों नहीं दे रहा?
वो रफा हाजत के लिए रुका था। 15-20 मिनट होने को है, पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे रहा। मैंने उसकी तलाश में आदमी भेज दिए हैं। ओवर। अकेला आदमी नहीं भेजना, तमाम को वापस ले जाओ। हरी अप एंड जल्दी से ओके रिपोर्ट भेजो। ओवर। कंट्रोल से बोलने वाले का लहजा काफी सख्त और तंबीही था। राजर। नंबर 5 जल्दी से बोला, मगर कंट्रोल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। उनकी गुफ्तगू सुनकर मेरे कदमों में खुद ब खुद तेजी आ गई थी। थोड़ी देर बाद मैं बेस के नीचे से होकर नाला अबूर कर रहा था। उस जगह से बेस से मैं नजर नहीं आ रहा था और नाले में मौजूद दुश्मन की नजर से भी ओझल था। नाला अबूर करके मैं जूं ही झाड़ियों में घुसा। वाकी टाकी एक मर्तबा फिर बोल पड़ा, नंबर 5 फॉर कंट्रोल ओवर। उसकी आवाज सख्त घबराई हुई और मदहोश थी। यस ओवर। कंट्रोल की भारी आवाज उभरी, सुरेश कत्ल हो गया है। ओवर। नंबर 5 घबराहट आमेज लहजे में बोला था, हरी आप पोजीशन ले लो, वो यहीं कहीं छुपा है, मैं बाकी पार्टियां भेज रहा हूँ, जवानों को कहो आड़ में रहें। ओवर। राजर। नंबर 5 ने कहा, कंट्रोल फॉर लाली सेक्टर बेस। ओवर। कंट्रोल यकीनन उसी बेस को राब्ता कर रहा था जहां से मैं गुजर कर आया था। बेस फॉर कंट्रोल सेंड योर मैसेज। ओवर। क्या अपने आदमी तुम्हारी नजर में है? ओवर। यस मुझे नजर आ रहे हैं। ओवर। क्या उनके अलावा कोई हरकत नजर आ रही है? ओवर। नो अब तक तो नजर नहीं आई, जैसी नजर आई मैं आपको बता दूंगा। ओवर। ओवर एंड ऑल कहकर कंट्रोल तमाम पार्टियों को सफेद नाले की तरफ इकट्ठा होने की हदायत जारी करने लगा था। मैंने उनकी गुफ्तगू के इख्तिताम पर वाकी टाकी को बंद कर दिया, क्योंकि मुसलसल चलने पर बैटरी ने खत्म हो जाना था। गो एक इजाफी बैटरी मेरे पास मौजूद थी, मगर फिर भी अक्लमंदी का तकाजा यही था कि मैं वाकी टाकी के इस्तेमाल में कफाई शायरी से काम लेता। उनकी गुफ्तगू ने मेरे कदमों में बिजली भर दी थी। मैं जितना जल्दी वहां से गायब हो जाता बेहतर था। अगर एक बार वो जंगल को घेरे में ले लेते तो यकीनन मैंने चूहे दान में फंस कर रह जाना था, बल्कि मेरे साथ उस्ताद सादिक भी मारा जाना था। किलोमीटर भर सफर तय करने के बाद मैं थोड़ा सा रुका। समाल पैक से नक्शा निकालकर मैंने अपनी समत दुरुस्त की और फिर चल पड़ा। जल्दी ही मुझे इमदादी निशान नजर आ गया। ये चीड़ का एक बुलंद दरख्त था, जिसके तने पर मैंने जाते वक्त मखसूस निशान लगाया था। वो दरख्त नजर आते ही मेरे लिए रास्ते की शनाख्त आसान हो गई थी। उस दरख्त से 200 कदम जनूब की जानब एक छतरी नुमा दरख्त, जो थोड़ा सा मशरक की जानिब थोड़ा सा झुका हुआ था, निशाने राह था। छतरी नुमा दरख्त के बगैर चीड़ का एक टूटा हुआ दरख्त इसी सीध में मौजूद था। आसमानी बिजली गिरने की वजह से वो दरख्त निसब तने से कट गया था। एक निशान मिल जाने के बाद बाकी निशान मिलते चले गए। टूटे हुए तने वाले दरख्त से आगे मुझे 15-20 मिनट लगे और उसके बाद मैं ठीक उस मकाम तक पहुंच गया था जहां मैंने उस्ताद सादिक को छोड़ा था। उस्ताद सादिक। मैंने हर एहतियात बलाए ताक रखकर उसे आवाज़ दी। मेरे पास वक्त बहुत कम था, वरना असूलन तो मुझे वहां बेधड़क आने से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि अगर उस्ताद सादिक खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से पकड़ा गया होता तो यकीनन दुश्मन वहां मेरी घात में बैठा होता।